गुनाहों का देवता पाठ 4। सुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह बना हुआ था। दोनों ओर ऊंची सी मेड़ और बीच में से कंकड़ की एक खूबसूरत घुमावदार सड़क। दाईं ओर चने और गेहूं का खेत, बेर और शहतूत के झाड़ और बाईं ओर ऊंचे ऊंचे टीले और तार के लंबे लंबे पेड़। शहर से काफ़ी बाहर देहात का सा नज़ारा और इतना शांत वातावरण लगता था कि यहाँ कोई उथल पुथल, कोई शोरगुल है ही नहीं। जगह इतनी हरी भरी थी कि दर्जों के कमरे के पीछे ही महुआ चूता था और लंबी लंबी घास की दोपहरिया के नीले फूलों की जंगली लताएं उलझती रहती थीं। और इस वातावरण ने अगर किसी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था तो वह थी गेसु। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बांस के झाड़ के पीछे किसी चीज़ के फूल हैं। पुराने पीपल पर गिलोय की लटर चढ़ी है और करौंदे के झाड़ के पीछे एक शाही की माद है। नागफनी की झाड़ के पास एक बार उसने एक लोमड़ी भी देखा था। शहर के एक मशहूर रईस साबिर हुसैन काजमी की वह सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उसके पिता अदन से ब्याह कर लाए थे, शहर की मशहूर शायरा थी। हालांकि उनका दीवान छपकर मशहूर हो चुका था, मगर वह किसी भी बाहरी आदमी से कभी नहीं मिलती जुलती थी। उनकी सारी दुनिया अपने पति और बच्चों तक सीमित थी। उन्हें शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों के उन्होंने गेसु और फूल रखा था। अपने छोटे बच्चे का नाम हसरत, हाँ, अपने पतिदेव साबिर साहब के हुक्के से बेहद चीती थी और उनका नाम उन्होंने रखा था आतिश फिजा। घास फूस, लतर और शायरी का शौक गेसु ने अपनी माँ से विरासत में पाया था। किस्मत से उसका कॉलेज भी ऐसा मिला जिसमें दर्जों की खिड़कियाँ से आम की शाखें झाँका करती थी। इसलिए हमेशा जब कभी मौका मिलता था, क्लास से भागकर गेसु घास पर लेटकर सपने देखने की आदी हो गई थी। क्लास के इस महाभिनिष्क्रमण और उसके बाद लटरों की छाह में जाकर ध्यान योग की साधना में उसकी एकमात्र साथी थी सुधा। आम की घनी छाँव में हरी हरी धूप में दोनों सिर के नीचे हाथ रखकर लेट रहती और दुनिया भर की बातें करती। बातों में छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी किस तरह की बातें करती थी, यह वही समझ सकता है जिसने कभी दो अभिन्न सहेलियों की एकांत वार्ता सुनी हो। गालिब की शायरी से लेकर उनके छोटे भाई हसरत ने एक कुत्ते का पिल्ला पाला है, यह गेसु सुनाया करती थी। और शरद के उपन्यासों से लेकर यह कि उसकी मालिन ने गिलट का कड़ा बनवाया है, यह सुधा बताया करते थे। दोनों अपने अपने मन की बातें एक दूसरे को बताया डालती थी और जितना भावुक, प्यारा, अनजान और सुकुमार दोनों का मन था, उतनी ही भावुक और सुकुमार दोनों की बातें। हाँ, भावुक सुकुमार दोनों ही थे, लेकिन
दोनों में एक अंतर था। गेसु शायर होते हुए भी इस दुनिया की थी और सुधा शायर ना होते हुए भी कल्पनालोक की थी। गेसु अगर झाड़ियों में से कुछ फूल चुनती तो उन्हें सूंघती, उन्हें अपनी चोटी में सजाती और उन पर चंड शेर कहने के बाद भी उन्हें माला में पिरोकर अपनी कलाई में लपेट लेती। सुधा लटरों के बीच में सिर रखकर लेट जाती और निर्विमेष पलकों से फूलों को देखती रहती और आंखों से ना जाने क्या पीकर उन्हें उन्हीं की डालों पर फूलता हुआ छोड़ देती। केशु हर चीज का उचित इस्तेमाल जानते थे। किसी भी चीज को पसंद करने या प्यार करने के बाद अब उसका क्या उपयोग है, क्रियात्मक यथार्थ जीवन में उसका क्या स्थान है, यह गेसु खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी फूल के जादू में बन जाना चाहती थी, उसी की कल्पना में जो डूब जाना चाहती थी। लेकिन उसके बाद सुधा को कुछ नहीं मालूम था। गेसु की कल्पना अभावुक सुषमता शायरी में व्यक्त हो जाती थी। अंततः उसकी जिंदगी में काफ़ी व्यवहारिकता और यथार्थ था। लेकिन सुधा, जो शायरी लिख नहीं सकती थी, अपने स्वभाव और गठन में खुद ही एक मासूम शायरी बन गई थी। वह भी पिछले 2 सालों में तो सचमुच ही इतनी गंभीर, सुकुमार और भावनामयी बन गई थी कि लगता था कि सूर के गीतों से उसके व्यक्तित्व के रेशे बुन गए हैं। लड़कियां गेसु और सुधा के इस स्वभाव और उनकी भिन्नता से वाकिफ थीं और इसलिए जब आज सुधा की मोटर आकर साहिबान में रुकी और उसमें से सुधा और गेसु हाथ में फाइल लिए उतरी तो कामिनी ने हंसकर प्रभा से कहा, लो चंदा, सूरज की जोड़ी आ गई। सुधा ने सुन लिया, मुस्कुराकर गेसु की ओर, फिर कामिनी और प्रभा की ओर देखकर हंस दी। सुधा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हंसी ने उसे खुशमिजाज साबित कर रखा था और वह सभी की प्यारी थी। प्रभा ने आकर सुधा के गले में बाँह डालकर कहा, गेसु बानो, थोड़ी देर के लिए सुधा रानी को हमें दे दो, जरा कल के नोट्स उतारने हैं इनसे पूछकर। गेसु हंसकर बोली, उसके पापा से तय कर ले, फिर तू जिंदगी भर सुधा को पाल पोस, मुझे क्या करना। जब सुधा प्रभा के साथ चली गई तो गेसु ने कामिनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कम्मो रानी, अब तो तुम ही हमारे हिस्से में पड़ी हो। आओ चलो देखें लत्तर में कुंदरू है। कुंदरू तो नहीं, अब चने का खेत हरिया आया है, कम्मो बोली। गृह विज्ञान का पीरियड था और मिस उमालकर पढ़ा रही थी। बीच की कतार की एक बेंच पर कामिनी, प्रभा, गेसु और सुधा बैठी थी। हिस्सा बांट अभी तक कायम था। अंततः कामिनी के बगल में गेसु, गेसु के बगल में प्रभा और प्रभा के बाद बेंच के कोने पर सुधा बैठी थी। मिस उमालकर रोगियों के खान पान के बारे में समझा रही थी। मेज के बगल में खड़ी हुई, हाथ में एक किताब लिए हुई, उसी पर निगाहें लगाई वह बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी की किताब में जो कुछ लिखा हुआ था उसी का हिंदी में उल्टा करते हुए बोलती जा रही थी। आलू एक नुकसानदेह तरकारी है। योग की हालत में वह खुश्क होता है, गर्म होता है और हजम मुश्किल से होता है। सहसा गेसु ने एकदम बीच से पूछा, गुरुजी, गांधी जी आलू खाते हैं या नहीं? सभी हंस पड़े। मिस उमालकर ने बहुत गुस्से से गेसु की ओर देखा और डांट कर कहा, वाई टॉक ऑफ गांधी? आई वॉन्ट नो पॉलिटिकल डिस्कशन इन क्लास।
गांधी से क्या मतलब, मैं दर्जे में राजनीतिक बहस नहीं चाहती। इस पर तो सभी लड़कियों की दबी हुई हंसी फूट पड़ी। मिस उमालका छल्ला गई और मेज पर किताब पटकते हुए बोली, साइलेंस, सभी चुप हो जाओ। उन्होंने फिर पढ़ाना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारियाँ बहुत फायदेमंद होती हैं। लौकी, पालक और हर किस्म के हरे साग तंदुरुस्ती के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सहसा प्रभा ने कोहनी मार के गेसू से कहा, ले फिर क्या है, निकाल चने का हरा साग, खा खा कर मोटे हो मिस उमालका के घंटे में। गेसू ने अपने कुर्ते की जेब से बहुत सा साग निकाल कर कामनी और प्रभा को दिया। मिस उमालकर अब शक्कर के हानि लाभ बता रही थी। लंबे रोग के बाद रोगी को शक्कर कम देना चाहिए। दूध या साबूदाने में ताड़ की मिश्री मिला सकते हैं। दूध तो ग्लूकोज के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतने में जब तक सुधा के पास साग पहुंचा कि फौरन मिस उमालकर ने देख लिया। वह समझ गई कि यह शरारत गेसू की होगी। मिस गेसू, बीमारी की हालत में दूध गाय के साथ स्वादिष्ट लगता है। इतने में सुधा के मुंह से निकला, साग काहे के साथ खाएं? और गेसू ने कहा, नमक के साथ। नमक के साथ? मिस उमालका ने कहा, बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है। खड़ी हो, कहाँ था ध्यान तुम्हारा? गेसू सन्न। मिस उमालका का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो रहा था। क्या बात कर रही थी तुम और सुधा? गेसू सन्न। अच्छा, तुम लोग क्लास के बाहर जाओ और आज हम तुम्हारे गार्जियन को खत भेजेंगे। चलो जाओ बाहर। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभा की ओर देखा और प्रभा हंस दी। गेसू ने देखा कि मिस उमालका का पारा और भी चढ़ने वाला है तो वह चुपचाप किताब उठाकर चल ली। सुधा भी पीछे पीछे चल दी। कामनी ने न कहा, खट वट भेजती रहना सुधा। और क्लास ठठाकर हंस पड़ी। मिस उमालका गुस्से से नीली पड़ गई। क्लास अब खत्म होगी और रजिस्टर उठाकर चल ली। गेसू अभी अंदर ही थी कि वह बाहर चली गई और उनके जरा दूर पहुंचते ही गेसू ने बड़ी अदा से कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले हैं। और सारी क्लास फिर हंसी से गूंज उठी। लड़कियां चिड़ियों की तरह फुर्र हो गईं और थोड़ी ही देर में सुधा और गेसू बैडमिंटन मिल के पास वाले छटनार पाकड़ के नीचे लेटे हुए थी। बड़ी खुशनुमा दोपहरी थी। खुशबू से लदे हल्के हल्के झोंके गेसू की ओढ़नी और गरारे की सिलवटों से आँख मिचौली खेल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रूप हले बादल उड़ रहे थे और जमीन पर बादलों की सांवली छायाएं दौड़ रही थीं। घास के लंबे चौड़े मैदान पर बादलों की छायाओं का खेल बड़ा मासूम लग रहा था। जितनी दूर तक छां रहती थी उतनी दूर तक घास का रंग गहरा काहे हो जाता था। जहाँ जहाँ बादलों से छनकर धूप बरसने लगती थी वहाँ वहाँ घास सुनहरे धानी रंग की हो जाती थी। दूर कहीं पर पानी बरसा था और बादल हल्के होकर खरगोश के मासूम स्वच्छंद बच्चों की तरह दौड़ रहे थे। सुधा आंखों पर फाइल की छां किए हुए बादलों की ओर एकटक देख रही थी। गेसू ने उसकी ओर करवट बदली और उसकी बेड़ी में लगे हुए रेशमी फीते को उंगली में उमेटते हुए एक लंबी सी सांस भरकर कहा, बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहा वह मज़ा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है। मुतमईन बेफिक्री लोगों की हंसी में भी कहाँ लुत्फ जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई, बस एक करुण स्वप्निली मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। क्या देख रही है सुधा? गेसू ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ।
सुधा ने बेहोश आवाज में जवाब दिया। गेसु उठी और सुधा की छाती पर सिर रखकर बोली, कैफ बरदोस, बादलों को न देख, बेखबर तू न कुचल जाए कहीं। और सुधा के गाल में जोर की चुटकी काट ली। हाय रे, सुधा ने चीख कर कहा और उठ बैठी। वाह वाह, कितना अच्छा शेर है। किसका है? पता नहीं किसका है, गेसु बोली, लेकिन बहुत सच है। सुधी, आसमां के बादलों के दामन में अपने ख्वाब टांक लेना और उनके सहारे जिंदगी बसर करने का ख्याल है तो बड़ा नाजुक मगर रानी बड़ा खतरनाक है। आदमी बड़ी ठोकरें खाता है। इससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्याली से साबिका ही ना पड़े। खाते पीते हंसते बोलते आदमी की जिंदगी कट जाए। सुधा ने अपना आंचल ठीक किया और लटों में से घास के तिनके निकालते हुए कहा, गेसु, अगर हम लोगों की भी शादी ब्याह के झंझट में ना फंसना पड़े और इसी तरह दिन काटते जाए तो कितना मज़ा आए। हंसते बोलते पढ़ते लिखते घास में लेटकर बादलों से प्यार करते हुए कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लड़कियों की जिंदगी भी क्या। मैं तो सोचती हूँ गेसु, कभी ब्याह ही ना करूँ। हमारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? गेसु थोड़ी देर तक सुधा की आंखों में आंखें डालकर शरारत भरी निगाहों से देखती रही और मुस्कुराकर बोली, अरे अब ऐसी भोली नहीं हो रानी, तुम ये सबाब, ये उठान और ब्याह नहीं करेगी, जोगन बनेगी। अच्छा चल हट बेशरम कहीं की, खुद ब्याह करने की ठान चुकी है तो दुनिया भर को क्यों तोहमत लगाती है। मैं तो ठान ही चुकी हूँ। मेरा क्या, फिक्र तो तुम लोगों की है कि ब्याह नहीं होता तो लेट कर बादल देखती है, गेसु ने मचलते हुए कहा। अच्छा अच्छा, गेसु की ऊँगली खींचकर सिर के नीचे रखकर सुधा ने कहा, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का? मंगनी कब होगी तेरी? मंगनी क्या, किसी भी दिन हो जाए, बस फूफी जान की यहाँ आने भर की कसर है। वैसे अम्मी तो फूल की बात उनसे चला रही थी, पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे हैं, आते हैं तो घर भर में रोशनी छा जाती है। गेसु ने बहुत भोलेपन से गोद में सुधा का हाथ रखकर उसकी उंगलियां चिटकाते हुए कहा, वे तो तेरे चचा जाड़ भाई हैं ना, तुझसे तो पहले उनसे बोलचाल रही होगी। सुधा ने पूछा। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से। मौलवी साहब हम लोगों को साथ साथ पढ़ाते थे और जब हम दोनों सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़कर साथ साथ उठते बैठते थे। गेसु कुछ छेड़ते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी। वाह रे, प्रेम की इतनी विचित्र शुरुआत मैंने कहीं नहीं सुनी थी। तब तो तुम लोग एक दूसरे का कान पकड़ने के लिए अपने आप सबक भूल जाते होगे। नहीं जी, एक बार फिर पढ़कर कौन सबक भूलता है। और एक बार सबक याद होने के बाद जानती हो इश्क में क्या होता है। मकतबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। खैर यह सब बात जाने दे सुधा, अब तू कब ब्याह करेगी? जल्दी ही करूँगी, सुधा बोली। किससे? तुझसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। बादल हट गए थे और पाकड़ की छाँ को चीरते हुए एक सुनहली रोशनी का तार चिलमिला उठा। हंसते वक्त गेसु के कान के टोप चमक उठे और सुधा का ध्यान उधर खिंच गया। ये कब बनवाया तूने? बनवाया नहीं तो उन्होंने दिए होंगे, क्यों? गेसु ने शर्मा कर सिर हिला दिया। सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुए कहा, कितने सुंदर कमल हैं। वाह। क्यों गेसु, तूने सचमुच के कमल देखे हैं? ना, मैंने देखे हैं। कहाँ?
असल में 5-6 साल पहले तक तो मैं गांव में रहती थी ना। ऊंचाहर के पास गांव में मेरी बुआ रहती थी ना। बचपन से मैं उन्हीं के पास रहती थी। पढ़ाई की शुरुआत मैंने वहीं की और 7वीं तक वहीं पढ़ी। तो वहाँ मेरे स्कूल के पीछे पोखरे में बहुत से कमल थे। रोज शाम को मैं भाग जाती थी, तालाब में घुसकर कमल तोड़ती और घर से बुआ एक लंबा सा सोटा लेकर गालियाँ देती हुई आती थी मुझे पकड़ने के लिए। जहाँ वह किनारे पर पहुँचती तो मैं कहती, अभी डूब जाएंगे बुआ, अभी डूबे। तो बहुत रबड़ी मलाई की लालच देकर वह मिन्नत करती, निकल आओ। तो मैं निकलती थी। तुमने तो कभी देखा नहीं होगा हमारी बुआ को। तुमने तो कभी नहीं देखा होगा हमारी बुआ को ना, तूने कभी दिखाया ही नहीं। इधर बहुत दिनों से आए ही नहीं वे। आएंगी तो दिखाऊंगी तुझे। और उनकी एक लड़की है बड़ी प्यारी, बहुत मज़े की है। उसे देखकर तो तुम मुझसे बहुत प्यार करोगी। वो तो अब यहीं आने वाली है, अब यहीं पढ़ेगी। किस दर्जे में पढ़ती है? प्राइवेट बीडीसी में बैठेगी इस साल। खूब गोलमटोल और हंसमुख है, सुधा बोली। इतने में घंटा बोला और गेसू ने सुधा के पैर के नीचे दबी हुई ओढ़नी खींची। अरे अब आखिरी घंटे में जाकर क्या पढ़ोगी? हाजिरी कट ही गई, अब बैठो यहीं, बातचीत करें, आराम करें, सुधा ने अलसाए स्वर में कहा और खड़ी होकर एक मदमाती हुई अंगड़ाई ली। गेसू ने हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और बड़ी गंभीरता से कहा, देखो ऐसी और सो ही अंगड़ाई ना लिया करो, इससे लोग समझ जाते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। तब बेहद झेंप कर और फाइल में मुंह छिपाकर सुधा बोली, लो तुम मजाक समझती हो। एक शायर ने तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा है, कौन ले रहा है अंगड़ाई, आसमान को नींद आती है। कौन ले रहा है अंगड़ाई, आसमानों को नींद आती है। वाह, सुधा बोली। अच्छा गेसू, आज बहुत से शेर सुनाओ। सुनो, एक एक रियायती एक रियायतीगिरी और ख्वाबे कायनात। डूबते जाते हैं, भीगती जाती है रात। पहली लाइन के क्या मतलब है? सुधा ने पूछा। रियायतीगिरी के माने हैं अंधेरे की चादर और ख्वाबे कायनात के माने हैं जिंदगी का सपना। और सपना, फिर सुनो शेर। एक रियायतीगिरी और ख्वाबे कायनात। डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती हैं रात। वाह कितना अच्छा है, अंधकार की चादर है, जीवन का स्वप्न है, तारे डूबते जाते हैं, रात भीगती जाती है। गेसू, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है, तो तू खुद उर्दू क्यों नहीं पढ़ लेती? गेसू ने कहा। चाहती तो बहुत हूँ पर निभ नहीं पाता। किस दिन शाम को आओ, सुधा तो अम्मी जान से तुझे शेर सुनवाए। यह ले तेरी मोटर तो आ गई। सुधा उठी, अपनी फाइल उठाई। गेसू ने अपनी ओढ़नी झाड़ी और आगे चली। पास आकर उचक कर उसने प्रिंसिपल का रूम देखा। वह खाली था। उसने दाई को खबर दी और मोटर पर बैठ गई। गेसू बाहर खड़ी थी। चल तू भी ना। नहीं, मैं गाड़ी पर चली जाऊंगी। अरे चलो, गाड़ी 4:30 बजे आएगी, अभी घंटा भर है। घर पर चाय पियेंगे, फिर मोटर पहुंचा देगी।
जब तक पापा नहीं है तब तक जितना चाहो कार घिसो। गेसु भी आ बैठी और कार चल दी।